बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है। मिसकोट करके भड़काने की प्रवृत्ति किसकी होती है? आतंकी जिहादी ग्रुप्स की। कारण क्या है कि सिर्फ मुसलमानों से ही इस तरीके के बयान के लिए अपील किया गया, उनके सर तन से जुदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की प्रवृत्ति को सीधे सीधे इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड टेरर है। बंगाल चुनाव को ज्यादा टारगेट करेगा ये बयान। वहां पर जो तमाशा किया गया, और वो तो छोड़िए, जो मालदा में किया कि बीजेपी कहाँ वंचित है, बयानबाजी तो इधर से भी होती है। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा एजेंडा है ही नहीं, ये महात्मा गांधी का एजेंडा है। अब महात्मा गांधी के पदचिन्ह पे नहीं चलना है क्या? नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। जैसे ही देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी अपने विवादों को, अपने बयानों को लेकर विवाद में ना आए, ऐसा संभव नहीं होता। इस बार भी देश के 5 राज्यों में चुनाव है और असम से जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया, उसके बाद विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को निशाना बना रहे हैं और सीधे मुसलमानों से ये बात अपील कर रहे हैं कि मुसलमान, अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो बीच नमाज से उठकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को मार सकते हैं, क्योंकि ये जहरीले सांप है। और ऐसा बात कुरान भी उनको इजाजत देता है। लेकिन आखिर इस बयान को बीजेपी कैसे देखती है? लगातार बीजेपी उस पर हमलावर भी है, कांग्रेस पर। हमारे साथ इन्हीं पर चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है और इस बात की अपील की जा रही है कि इन्हें मार दो। देखिए, सबसे पहले तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। जो हो सकता है कि जिनको राजनीतिक रूप से केवल लोगों को डसने की आदत है, कांग्रेस को केवल डसने की आदत है लोगों को, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता ये जहरीले सांप है, क्योंकि वो अपने आप में, शायद कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आप को इस प्रकार से देखते होंगे। और ये कोई स्टेटमेंट पहली बार नहीं दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकार के कई स्टेटमेंट दिए कि ये जहरीले सांप है, मोदी रावण है। कांग्रेस ने कहा हिटलर की मौत मार दो मोदी को, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी का सर काट दो, मोदी नीच, गंगू तेली, जूते मारो, लाठी मारो, ये राहुल गांधी तक ने कहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसात्मक राजनीति को प्रमोट करती है। इस बार थोड़ा सा अलग क्या है कि मुस्लिमों के बीच में जाकर इसमें धर्म का तड़का लगाकर, कुरान का हवाला देकर, अब मैंने तो कुरान पाक पढ़ी है, मुझे नहीं पता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कुरान पाक में ऐसी कोई बात नहीं। अब मुसलमानों को तो बुरा लगना चाहिए पहले इस बात का कि कुरान को मिसकोट किया है। वैसे कुरान को मिसकोट करने पर तो मुसलमान बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, इसमें तो बहुत ही गलत तरीके से कोट किया। जी, क्या कह रही थी आप? फतवा जारी होगा क्या सर? लगता है फतवा जारी होगा खड़गे जी के खिलाफ? वो तो मुस्लिम समाज के ऊपर और मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इस बयान को स्वीकारते हैं या इस बयान को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि कांग्रेस पार्टी आज आईएनसी नहीं, आईजेसी बन चुकी है, इस्लामिक जिहादी कांग्रेस। क्योंकि जिस प्रकार से टेक्स्ट को या सेक्रेड कोई धर्म के किताब को मिसकोट करके भड़काने की प्रवृत्ति किसकी होती है? आतंकी जिहादी ग्रुप्स की। उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी अब एक जिहादी ग्रुप बन गई। वो मिसकोट करके एक समुदाय को भड़का रही है कि हिंसा का इस्तेमाल करो, मार दो। ये कोई मेटाफोरिकल नहीं है, एक्चुअल में मार दो, उठकर मार के खत्म कर दो अपने सामने जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको। मतलब करोड़ों लोग, करोड़ों वोटर, करोड़ों हमारे नेता, उनको मारने की सीधे सीधे धमकी, आतंकी हमले करने की धमकी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाद कुछ एक्सप्लोजिव्स भी बरामद हुए। तो क्या उससे लिंक है मुझे नहीं पता, पर ये इस्लामिक जिहादी कांग्रेस बन चुकी है। ये बार बार हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रोवोक करती है। और खड़गे जी का केवल ये बयान नहीं है, आपने तो एक ही बयान कोट किया है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जहर तो उगला, उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तर भारत और बाकी स्टेट्स के लोग अनपढ़ गवार भी है। अब मजे की बात यह है नेहा जी, हम लोगों ने तय किया कुछ देर पहले कि हम ये लाइव करेंगे, उस बीच में एक ट्वीट आ गया है खड़गे जी का। आपने खड़गे जी का ट्वीट देखा?
खड़गे जी बोल रहे हैं कि मेरी बातों को डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब पढ़ हाँ लीजिए, वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी बात को डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं हाँ। सिर्फ आपके दर्शकों को, क्योंकि पॉलिटिकल अड्डा के दर्शक बहुत ही ज्यादा सूझबूझ वाले हैं, आप जाकर वो वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट किया या उन्होंने पूरे गुजरात की जनता को, उत्तर भारत की जनता को अनपढ़ और गंवार कहा। और वैसे तो क्या अनपढ़ व्यक्ति ठीक से वोट नहीं डाल सकता क्या? हम जब स्वतंत्रता पाए तो हमने तो सबको वोटिंग का अधिकार दिया। भाई नेहरू जी जब चुनाव जीते तो ज्यादातर लोग सो कॉल्ड अनपढ़ ही थे, इलिटरेट ही थे। क्या थी लिटरेसी रेट? 20% होगी। तो इसका मतलब क्या आप इलिटरेसी को मानते हैं कि पॉलिटिकल विजडम नहीं है उनमें? ये कितनी एलिटिस्ट सोच है। और बार बार जनता का भी अपमान करना, जनता को राक्षस बोलना, रणदीप सुरजेवाला ने बोला है, ये कांग्रेस की एंटाइटलमेंट और हिंसात्मक मानसिकता को दर्शाता है। सर, एक चुनाव प्रचार में इस तरीके का स्टेटमेंट देना, और चुनाव प्रचार में आप हैं तो आप कैसे इस बात को सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों अपील की गई, ये सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है। क्योंकि जनता तो सब है, उसमें सब धर्म जाति के सब लोग होंगे, और वोट तो आपको सबका चाहिए। कारण क्या है कि सिर्फ मुसलमानों से ही इस तरीके के बयान के लिए अपील किया गया उनके साथ ऐसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में, और एंटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी उस पर, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुओं की पार्टी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर ओपनली डिक्लेयर करती है कि हम मुस्लिम पार्टी है। हम कांग्रेस मतलब मुस्लिम, ये रेवंत रेड्डी ने बोला। कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेता ये सिद्ध करने में तुले रहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे लिए जरूरी है और हिंदुओं को या तो बांटो या इस केस में काटो। बांटो और काटो मतलब कि मुस्लिम वोट बैंक को एक करो, उसके लिए चाहे जितना भी भड़काऊ बयान देना हो, उसमें चाहे जितना ही आपको भड़काऊ एजेंडा, चाहे वक्फ के नाम पर भड़काना है, सीए के नाम पर भड़काना है, यूसीसी के नाम पर भड़काना है, 3 तलाक के नाम पर भड़काना है, या उससे ज्यादा अधिक जाकर अब तो सीधे सीधे हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रवोक करने की कोशिश, और वो भी कुरान पाक को गलत कोट करके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक माओवादी मुस्लिम लीगी पार्टी और उसके आगे एक इस्लामिक जिहादी कांग्रेस ये बन चुकी है। ये इसका शुद्ध प्रमाण है। और ये केवल एक इलेक्शन ऑफेंस नहीं है, ये सीधे सीधे इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड टेरर है। मैं उसको उस दृष्टि से देखता हूँ। चुनाव आते हैं जाते हैं, आप जब कह रहे हैं कि बीजेपी के करोड़ों लोग, करोड़ों तो कार्यकर्ता हमारे सदस्य है, 14 करोड़ उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा अधिक हमारे वोटर हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी आरएसएस का व्यक्ति दिखता है तो आप रैशनलाइज कर रहे हैं कि भाई ये बहुत जहरीला है, ये देश के लिए या ये आपके लिए खतरा है, तो आप इसको मार दो। तो आप मतलब क्या हुआ इसका कि कल अगर कोई ऐसा संकी निकल जाए और वो खड़गे जी की बातों को सीरियसली ले ले और उसको पता चल जाए कि मैं बीजेपी का वोटर हूं या बीजेपी का लीडर हूं, तो वो चाकू उठाएगा, गर्दन काट देगा। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम राजनीति में, हमारी डेमोक्रेसी में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? हम में और पाकिस्तान में या हम में या चीन में या हम में और बाकी देशों में अंतर यह होता है कि हमारे यहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी होती है तो शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान के दायरे में, जो अंबेडकर जी सिखा कर गए। अंबेडकर जी की मेन सीख ही ये थी कि आप राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं पर राजनीतिक हिंसा पे उतर नहीं आ सकते। आज तो उन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया है। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी पूरे तरीके से बन गई है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये बात कहती है कि 2014 के बाद देश में हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया है, ये बीजेपी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल हो रहा है, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। पहले कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमान मुसलमान करती थी, आज कांग्रेस पार्टी जब मुसलमान मुसलमान करती है तो हिंदुओं के भी अधिकारों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पर वो हिंदुओं के एक्सक्लूसिव अधिकारों की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की बात करती है, उस पैमाने पर जो सब भारतीय हैं उस पैमाने पर। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार होगा रिसोर्सेज पे, ये मनमोहन सिंह बोले। मोदी जी बोलते गरीबों का पहला अधिकार होगा। हमने कभी किसी को भी, अब जैसे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, नेहा जी क्या एक केस आपको मिला है कि मोहित को मिला पर मोहम्मद को नहीं मिला क्योंकि उसका नाम मोहम्मद था? 50 करोड़ बिल्कुल। बैंक अकाउंट, 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड, एक केस मिला कि अमर को मिला, अब्दुल को नहीं मिला। 12 करोड़ टॉयलेट, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, शिल्पा को मिला, सुल्ताना को नहीं मिला, एक केस।
50 करोड़, 80 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, मैंने इतने करोड़ गिनाए, एक केस भी नहीं मिला। क्योंकि भाजपा का ये मानना है, आरएसएस का ये मानना है कि हम सभी को भारतीय होने की निगरान दृष्टि से देखते हैं। पर ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे रेवंत रेड्डी जी की सरकार ने अभी ईद था, ईद के वक्त पे तोहफा दे दिया, पर बाकी के जो फेस्टिवल्स थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल थे जो साउथ के लोग, तेलुगु स्पीकिंग लोग मनाते, उस पर कोई तोहफा नहीं दिया। क्यों भाई? रमजान में राहत मिलती है कि भाई वर्कर जो है, मुस्लिम वर्कर, वो जल्दी घर चला जाए। नवरात्र में ऐसी छूट मिलती है क्या हिंदू को? कांग्रेस पार्टी ने तो हलाल बजट भी निकाला। कांग्रेस पार्टी ने तो कर्नाटका में ये हद कर दी कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर जो सड़क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, वो भी मुस्लिम है तो देंगे। अब सोचिए, सड़क पे चलने से पहले आप नाम पढ़ेंगे क्या कि क्वालिटी देखेंगे? ये लोग ओबीसी का भी जो आरक्षण है, ओबीसी करते ना, ममता बनर्जी ने 99% ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। अब मुस्लिम को ओबीसी में कैसे आ गया? मैं समझ सकता हूँ 1 2 3 4 वो उनकी समाज के लोग आए तो ठीक है, 99% कैसे आ सकता है? मतलब कि 75 ओबीसी की लिस्ट जारी हुई, उसमें 74 मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? मतलब हिंदू नहीं है क्या ओबीसी में? सिर्फ मुस्लिम है, और मुस्लिम तो बोलता है कि हमारे जाति नहीं है। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदू को सेकंड क्लास बनाना चाहते हैं। सर, आप ममता बनर्जी की बात किए तो 90 लाख वोटरों का नाम कटा है, और ये अपील जिस तरीके से खड़गे जी का बयान भी करता है, आप इस बात को भी अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये भड़काऊ बयान है, हमला भी हो सकता है। बीजेपी के अलग अलग नेता ये बात कह रहे हैं कि ये आक्रमण कराना चाहते हैं, देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। और जो बंगाल में चुनाव है, बंगाल का चुनावी माहौल भी सबको पता है, और जिस तरीके से 90 लाख वोटरों का नाम कटा है, ममता जी बार बार ये बात कहती है कि ये हमारे वोटरों का नाम कटा है। तो क्या लगता है ये सब कुल मिलाकर बंगाल चुनाव को ज्यादा टारगेट करेगा ये बयान? कहीं ना कहीं ऐसे बयानों का फायदा भी तो बीजेपी को होता भी है। नहीं, पहली बात तो ममता बनर्जी को कैसे पता कि जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो उनके ही वोटर थे? ये उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? नाम देख के बता रही है क्या? तो एनीवे, सवाल ये बनता है कि 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, कई राज्यों में जैसे बंगाल में 11 से 12% वोट कटे हैं। हालांकि ये एडजुडिकेशन में गया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, डे टू डे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पे कोई स्टे नहीं लगाया एसआईआर पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा एडजुडिकेटिंग ट्राइब्यूनल को कि भाई जल्दी जल्दी करो, चुनाव से पहले समाप्त करना। उन्होंने बोला अपना समय लेकर इसमें एडजुडिकेट करो कि ये वोटर है, नहीं है। वोटर है तो वोट करने का अधिकार मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। परंतु मेरा सवाल ये है कि जहां 10-11% वोट कटे बंगाल में, वो तो आप कह रहे कि सांप्रदायिक एक्सरसाइज है। अंडमान निकोबार में 22% कटे, गुजरात में 13 से 14 या 15% कटे, उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा आंकड़ा 18% है। तो कई राज्यों में 20%, 18%, 15% कटे, वहां पे तो कोई आवाज नहीं आई। अभी चुनावी साइकिल में तमिलनाडु में और केरलम में हुआ है ये अपना एसआईआर, वहां पे भी विपक्षी दल की पार्टियां हैं सत्ता में, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया। पर यहां पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जुडिशियल ऑफिसर्स है, वहां पर जो तमाशा किया गया, और आज भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार का तमाशा ईसी की ऑफिस में डेरिक ओब्रायन और उनकी मंडली ने किया, और वो तो छोड़िए जो मालदा में किया, मालदा में जो किया। तो एनीवे मुझे लगता है कि ये उनकी प्रवृत्ति है, चाहे इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी उठा लो, ये सबकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की है। लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट आना, विवादित बयान आना, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ ही लगातार हर इलेक्शन में हमने देखा है विवादित बयान आना, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं होता है बीजेपी को। देखिए, बयान तो हम नहीं दिलवा रहे ना, बयान हम थोड़ी दिलवा रहे। खड़गे जी क्या हमारे बोलने पे बयान देते क्या? खड़गे जी के बाद राहुल गांधी का बयान है लाठी डंडी हमारे मोदी को। बिहार चुनाव में 4 बार मोदी जी की माता जी को गाली दी। हमने बोला क्या मोदी जी की माता जी को गाली दो? और एक बार तो उन्होंने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया तो पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। इन्होंने मोदी जी के पूरे समाज को मोदी चोर है ये कहा तो कन्विक्ट हो गए कोर्ट में। गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, फिर उनकी रैली हुई तो उसमें मोदी की कब्र खुदेगी। ये बयान कांग्रेस के लोग देते, कांग्रेस के लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि पहला बयान मोदी की राजनीतिक हत्या का वो सोनिया गांधी ने दिया, मौत का सौदागर।
और वहां से सिलसिला शुरू हुआ है कि जो मोदी को गाली देगा वो ज्यादा पदोन्नति पाएगा। पर जनता को ये पसंद नहीं। जनता कहती है कि मोदी को नहीं दे रहे गाली। मोदी कैसे बैठा है वहां पे? जनता के आशीर्वाद से ना। तो ये मोदी को नहीं, ये मोदी को चुनने वाली जनता को गाली है। जैसे गुजरात के लोगों को तो इलिटरेट बोला ना, डायरेक्ट बोला। तो जनता को लगता है कि मोदी को गाली मतलब मुझे गाली, मेरे विवेक को गाली, इसीलिए फिर लोग उनको सबक सिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस का भी तो आरोप रहता है सर कि बीजेपी कहां वंचित है, बयानबाजी तो इधर से भी होती है। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को लेकर जिस तरीके का बयानबाजी हुआ हो, उदाहरण दीजिए। कांग्रेस को यहां तक कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती है बीजेपी, ये आरोप तो कहते हैं कांग्रेस वाले भी लगाते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा एजेंडा है ही नहीं, ये महात्मा गांधी का एजेंडा है। महात्मा गांधी ने बोला था स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस को मुक्त कर दो, कांग्रेस को ताला लगा दो। अब महात्मा गांधी के पदचिन्ह पे नहीं चलना है क्या? और हमसे ज्यादा तो कांग्रेस मुक्त में राहुल गांधी लगे। भाई जहां पड़े राहुल के कदम वहां तोड़ा कांग्रेस ने दम। तो नेहा जी बताइए, कांग्रेस मुक्त कौन करा रहा है? कांग्रेसियों को भी मुक्त करा रहे हैं और कांग्रेस भी मुक्त होती जा रही है, वो राहुल गांधी की बदौलत। हमारे कोई गलती नहीं इसमें। अब दूसरी बात, सोनिया गांधी, मुझे एक स्टेटमेंट बताइए जो सोनिया गांधी के बारे में बोला हो। एक स्टेटमेंट बताइए, एक स्टेटमेंट बताइए जो हमने कांग्रेस को गाली दी हो। हाँ, ये जरूर बात है कि कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है उसका हम विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस की प्रवृत्ति है वो करप्ट है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो सांप्रदायिक है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो आतंकियों के साथ खड़ी रहती है। ये तो हम वर्णन कर रहे हैं उनका, ये तो उनके कृत्यों का डिस्क्रिप्शन है। पर ये मोदी की माता जी का क्या लेना देना? चलिए, सोनिया जी तो फिर भी राजनीति में, मोदी जी की माता जी का क्या? वो तो बेचारी अब हमारे बीच में नहीं है, उनको गाली दी ना। बिल्कुल। बाकी कुल मिलाकर इसका फायदा असम में मिलेगा बीजेपी को? असम में फायदा मिले ना मिले, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है। एक इतने बड़े भूभाग को इलिटरेट बोलना, इतने बड़े भूभाग को अपमानित करना या उनको मारने की धमकी देना। राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है। लोकतंत्र हमारा जो है ये परमानेंट है, और लोकतंत्र में ऐसी भावना नहीं हो सकती कि हम एक दूसरे का इतना शत्रु बन जाए कि हम एक दूसरे को मारने काटने पे आ जाए। ये प्रवृत्ति हो सकती है किसी ऐसे देश की जहां पर लोकतंत्र व्यवस्था नहीं हो, वहां पर जहां पर ऐसी व्यवस्था हो जहां पे गला सर तन से जुदा करने की मर्यादाएं हो। यहां पर सर तन से जुदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की प्रवृत्ति को इधर लाने का काम अगर कांग्रेस करती है तो देश की जनता इसको कभी नहीं स्वीकारेगी, और देश के लोकतंत्र का हार होता है जब ये लोग ऐसे करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में आखिरी सवाल सर, बीजेपी को कहां देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपकी पार्टी कहां कहां आ रही है सत्ता में? हमारी पार्टी तीसरी बार हैट्रिक करने वाली है असम में। पहली बार कमल खिलेगा केरलम और बंगाल में। तमिलनाडु में हमारी एनडीए अलायंस की सरकार मजबूती से बनने वाली है, और उसी के साथ साथ पुदुचेरी में हमारी सरकार जो है वो रिपीट करने वाली है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि कमलमय होने वाला है देश, और राहुल गांधी का 100 शतक ऑफ हार की शतक होने वाली है। 95 पे वो अब ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद, मतलब 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बाद 100 उनका कंप्लीट होने वाला है, 100 लॉसेस। लेकिन इंडी गठबंधन ये बात भी कह रहा है कि अकेले ममता बनर्जी जमकर हमला कर रही है बीजेपी पर और पूरे तरीके से घेर के रखी है बीजेपी को। ऐसा है कि ममता बनर्जी घिरी हुई हैं या घेर रही हैं, इसका पूरा का पूरा फैसला जनता करेगी। जनता 4 मई को कौन रहेगा और कौन गई ये तय करेगी। ईवीएम को लेकर तो बड़ा सवाल खड़ा करने लगे हैं। चुनाव आयोग को तो घेरी रही थी, ईवीएम पे भी सवाल कर रही है, यहां तक कि कह रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो सुरक्षा कर्मी भेजा गया है उनको किस पे जीते जी? 21 का चुनाव किस पे जीते? तब ठीक था। अभी ये केरल में लोकल पोल हुए, उसमें राहुल गांधी की पार्टी जीती, बिना वीवीपैट के हुआ, वो तब ठीक था। हिमाचल में ठीक था, तेलंगाना में ठीक था, कर्नाटका में ठीक था। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि जीते तो हम और वरना ईवीएम, ब्लेम ईवीएम। ये तो चलो, तो उनका बहानेबाजी है, बहाने बनाएंगे। अब तो वोट चोरी भी चल रहा है। अब वो देखिए, अब जनता
की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, फिर जनता को अपमानित करते और कहते वोट चोरी हो गया, उनको देखना चाहिए कि दरअसल उन लोगों की जो नीयत है देश के लिए और जनता के लिए काम करने की, वो चोरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से आपसे चर्चा होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये बयानबाजी कहीं से भी जायज नहीं है। चुनाव में, राजनीति में बयानबाजियां होती हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर जाकर बयानबाजी करना या पूरे तरीके से किसी कम्युनिटी को भड़काना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बहरहाल जनता क्या सोचती है और ये जनता ही तय करेगी कि कितना उचित और अनुचित है नतीजों में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।